Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to my class wherein I am going to take the daily news analysis. And ये daily news analysis में हम कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं 26 जुलाई में, वो देख लेते हैं। एक तो है चंद्रयान के ऊपर, सो ये वाला देखेंगे कि इसमें क्या एक्चुअली अपडेट है रिलेटेड टू दिस थिंग। अनदर वन इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल। इस बिल के बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। अगला पॉइंट है आईएमएफ ने जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको इंक्रीज कर दिया है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द आईएमएफ। नेक्स्ट, आईएमएफ ने हमारी जो राइस, इंडिया ने जो राइस बैन किया है उसको लेकर के क्या कहा एंड क्या है चीज़ें, दैट वी विल गेट टू नो अबाउट इट एंड देन वी विल गेट टू नो अबाउट दी एडिटोरियल। एंड इस एडिटोरियल में क्या है, ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स ह्यून इन राजस्थान। सो दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो है वो गिग वर्कर से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे जो हमारी लास्ट आर्टिकल ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में से है जिसमें कि हिमाचल फ्लड्स अ मैन मेड डिजास्टर। तो ये मैन मेड डिजास्टर कैसे है हिमाचल floods, so that we will get to know about. So all these are the important articles, editorial and the text and context जो कि आज हम कवर करने वाले हैं 26 जुलाई 2023 के। बट इससे पहले कुछ डिटेल्स जान लेते हैं रिलेटेड टू तथास्तु। तथास्तु में जो है हम ये सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं एंड दोज आर बीए, एमए, डिप्लोमा प्लस यूपीएससी प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली यूपीएससी प्रिपरेशन इज आल्सो देयर। एंड इसके अलावा फिलॉसफी ऑप्शनल जो कि सितंबर फर्स्ट वीक से ये बैच स्टार्ट हो रही है। ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी रन हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिलॉसफी स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी मॉड्यूल भी रन हो रही है, ये भी चल रहा है, ये हमारा पराक्रम बैच है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी मॉड्यूल चल रहा है। इसके अलावा सी सैट पेपर 2 दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन दीज एज वेल, राइट। एंड इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेंगे, tathastuics.com, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द मोबाइल नंबर फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स एंड यहाँ पे दिस इज द एड्रेस, यू कैन कम ओवर हियर एंड आप जो है हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो एंड यू कैन गैदर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज। अभी यहाँ पे जो है जो हमारा पहला आर्टिकल है इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं दैट फाइनल ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर ऑफ चंद्रयान 3 कंप्लीटेड। इसमें ये पॉइंट कहा जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपको जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसमें मैं आपको बताई थी कि अर्थ के राउंड राउंड दिस पर्टिकुलर दिस विल बी, ये जो है चंद्रयान ये राउंड राउंड पूरा जो है चक्कर लगाएगा एंड देन फाइनली ये मून के ऑर्बिट में जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि फाइनल जो लास्ट ऑर्बिट वाला राउंड था, चक्कर था, वो इसने लगा लिया है। अब ये मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए रेडी है एंड ये उस डायरेक्शन में जा चुका है। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। ये जो आर्टिकल है इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूसडे को इन्होंने ये चीज़ बताया दैट Chandrayaan has successfully completed the fifth and final orbit raising maneuver of the Chandrayaan 3 mission. So this is what they have informed us कि fifth and final जो stage थी यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को cover up कर लिया है। And इसको किस ये it was performed successfully from ISRO telemetry tracking and command network, that is IS-TRAC, इनके द्वारा जो है इस चीज़ को successfully कर लिया गया है, right? So this has been done. अभी यहाँ पर एक पॉइंट आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो इस तरीके से क्यों करवाया गया, ये जो चंद्रयान 3 है इसके द्वारा इस तरीके से अर्थ की ऑर्बिट में इस तरीके से बार बार जो है ये राउंड राउंड क्यों जा रहा था। मैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाती हूँ तो इसलिए मैं बार बार राउंड राउंड वर्ड बोल रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, सी अगर हम अर्थ से
ये जो चंद्रयान है इसको फ्लाई करा करके डायरेक्ट मून पे अगर भेजते तो दिस वुड हैव बीन रियली वेरी कॉस्टली अफेयर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली काम रहता। अब ये कॉस्टली चीज़ रहती तो वी वुडंट हैव बीन एबल टू डू दैट। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती क्योंकि इसरो के पास उतने पैसे जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती है। सो दैट इज़ द वन। और हम लोग हमेशा से ही टिकाऊ चीज़ जो है कम प्राइस में और टिकाऊ समान काम करने वाला काम करते हैं, राइट। सो तो इसरो ने क्या इसका एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो अर्थ की ग्रेविटी, और हाँ, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, ये जितनी भी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अभी ये जो इसको इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बाहर जा करके मून की ऑर्बिट में एंटर कर सके, राइट। तो उतना फोर्स चाहिए होगा, तो उन सभी चीज़ के लिए उतनी एनर्जी चाहिएगी, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसका सस्ता तरीका इन्होंने ये चीज़ निकाला कि हम लोग क्या करेंगे, जो ये चंद्रयान 3 है, थोड़ा थोड़ा करके जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ी थोड़ी देर में जो है इसको बाहर की तरफ ये ले करके जाएगा, राइट। तो इट विल बी मूविंग आउट, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है ये धीरे धीरे करके बाहर की तरफ जाएगा एंड फाइनली ये इसकी ऑर्बिट से निकल करके, अर्थ की ऑर्बिट से निकल करके मून की ऑर्बिट में जा करके स्लोली स्लोली इट विल बी एंटरिंग इनटू द मून। ये मून में जा करके जो है ये एंटर कर जाएगा। सो यू कैन से कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा ये लोग ट्राई कर रहे हैं दैट वी विल बी, ये एक तरीके से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अपने आप को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड दिस इज व्हाट चंद्रयान 3 हैज डन। तो ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ और फाइनल स्टेज जो था वो कंप्लीट करके अब ये मून की तरफ ये बढ़ चुका है, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर इन्फॉर्मिंग अस अबाउट दिस थिंग ओवर हियर। नाउ यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं दैट द स्पेसक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू अटेन एन ऑर्बिट ऑफ 1,27,609 किलोमीटर्स बाय 236 किलोमीटर्स। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना ऑर्बिट में इट विल बी अटेनिंग। अभी यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 1,27,609 बाय 236 किलोमीटर्स, इसका मतलब क्या है? इसमें ये चीज कह रहा है कि चंद्रयान 3 इज नाउ इन एन ऑर्बिट विच व्हेन क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ये इसी ऑर्बिट में है जब ये अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट जो लोकेशन पे होता है, तब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 236 किलोमीटर। वहीं पे ही जब ये ऑर्बिट के, जब अर्थ के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट रहे, मतलब सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे रहेगा, तो इट विल बी फार्देस्ट पॉइंट पे जब रहेगा, सबसे दूर वाला पे जो एरिया में रहेगा, राइट। सो दैट विल बी the distance of 1,27,609 kilometers. So this is what it is talking about over here. यही चीज जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं। 1,27,609 kilometers by 236 kilometers. Apart from that, ISRO जो है it will be performing the translunar injection, that is the TLI, translunar injection, on August 1 to slide-shot Chandrayaan 3 towards the moon. अभी इसने फाइनल ऑर्बिट जो है वो करके कवर कर लिया है। अब ये जो है वो बाहर की तरफ जा कर के मून के पास पहुंचेगा। मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए इसको स्लाइड शॉट किया जाएगा एंड दैट विल बी डन ऑन द August 1st। अभी ज़्यादा दिन तो रहा नहीं, सो द D-Day इज़ कमिंग वेरी क्लोज। तो बहुत जल्दी ही जो है ये इट विल बी फाइनली लैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। सो दिस वॉज एक्चुअली अबाउट द चंद्रयान 3 का जो अभी न्यूज़ था। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल पास किया गया है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को अभी रिसेंटली पास किया गया है एंड इसका एम क्या है? सो इट एम्स टू अमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है उसको अमेंड करेगा ये 2021 का बिल। अभी फिलहाल बिल अभी पास करके अभी और भी प्रोसीजर्स हैं, राज्यसभा में जाना, फाइनली कंसेंट, फाइनली जो है प्रेसिडेंट का साइन होना, ये सारी चीज़ें जब होती है तब जाकर के एक बिल जो है वो फाइनली एक्ट का रूप लेता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज नाउ इंटेंड टू डू, कि इसका काम क्या है, ये सोच रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उसको हम अमेंड करें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट एम्स टू। नेक्स्ट इज दैट व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन, ये चीज़ें जो हैं वो क्यों करी जा रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये पॉइंट कहा कि टू एंश्योर दैट ट्राइब्स एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज़, इन्होंने इस चीज़ ये बिल लाने के पीछे इनका ये रीज़न, बहुत सारे रीज़न है जिसमें से ये एक रीज़न है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइब्स और जो vulnerable communities है, they will be benefiting from these proceeds of the medicinal forest products, because ये जो भी medicinal forest products हैं जिनका वो वहाँ से जो है ये लेकर के आ पाएंगे। क्रिमिनलाइजेशन जो होती थी कि आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ को अब हटाया जा रहा है, राइट। सो मेडिसिनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दीज अमेंडमेंट्स वर वेरी मच नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट डीक्रिमिनलाइजिंग सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया है। एंड हियर he said that कि आयुर्वेदा जो है उसको एनकरेज कर रहे हैं एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको एनकरेज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बिल है इट इज ऑल्सो trying to exempt registered आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड पीपल। अभी यहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, और जो भी लोग और एंड पीपल एक्सेसिंग कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसको कि पहले अनुमति नहीं होती थी इस्तेमाल करने की, नाउ दे वुड बी एबल टू डू दैट। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है या फिर जो दूसरी बातें हैं उन सारी जो भी दूसरे इंफॉर्मेशन है दे कैन एक्सेस इट एंड उसको जो है दे कैन मेक यूज ऑफ दैट एज वेल फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटिमिटेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स टू एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टेन पर्पसेस। इन लोगों को बस जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उनको बताने की ज़रूरत है, इंटीमेट करने की ज़रूरत है दैट वी नीड these आर द काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि हमको चाहिए, बायोलॉजिकल चीज़ें, मतलब ये जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी मेडिसिनल प्रोड्यूस हैं एंड ऑल, वो हमको ज़रूरत है, वो हमको दीजिए सो दैट वी कैन डू दिस एंड दैट, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो जस्ट देना होगा एंड दे वुड बी एबल टू गेट द रिसोर्सेज एंड ऑल। डेफिनेटली वो कौन से पर्पज़ के लिए है वो तो मैटर करता ही है। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट यानी कि लाइफ, दे हैव सेड दिस थिंग दैट द अमेंडमेंट्स वर मेड सोली टू बेनिफिट आयुष। ये जो लाइफ है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, इन्होंने कहा कि भैया ये जो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं ये तो सिर्फ आयुष यानी कि आयुर्वेद योग यूनानी आयुर्वेद योग, दिस नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी, इन सभी को जो है इनको बेनिफिट करनी, इनसे रिलेटेड जो फॉर्म्स हैं इनको बेनिफिट करने के लिए ये लोग ये बिल लेकर के आई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बिल है ये डिक्रिमिनलाइज करेगा अ रेंज ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट एंड सब्सटीट्यूट्स देम विद द मॉनेटरी पेनाल्टीज। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनलाइज एक्ट्स थे जिसको लेकर के हेवी जो मतलब पनिशमेंट होती थी, अब उनको जो मॉनेटरी पेनाल्टीज़ के अंतर्गत ये लोग लेकर के आएंगे। अभी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको कुछ टाइम में मिलेंगी, फिलहाल हमको अभी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है और क्या कैसे एंड ऑल, वो धीरे धीरे चीज़ें सामने हमारे आएंगी। एंड
there was no data barring in a few states on the money received from companies and traders for access and benefit sharing from the use of traditional knowledge and that of the resources. यहाँ पर ये जो एक्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए एक एनालिसिस किया गया था सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी एक्ट के ऊपर which was being implemented, practically implemented, उन्होंने कुछ shortcomings, उन्होंने कुछ जो है इनकी खामियां निकाली थी। ये जो एक्ट था पहले, उसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऐसा डेटा नहीं था इनके पास, कुछ स्टेट्स को छोड़ करके, कुछ स्टेट्स को अगर हटा दे तो डेटा हमारे पास नहीं था कि कौन सी कंपनीज को मनी मिल रही है, कंपनीज एंड ट्रेडर्स को वो कहाँ किस चीज़ के लिए जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कुछ खास इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी, नहीं था। तो इस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। नेक्स्ट, आईएमएफ ने जो है अभी इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को इंक्रीज करके 6.1% कर दिया है। हालांकि ये पहले जो है हमारी ग्रोथ रेट 7.2% थी 2022 में, फिलहाल जो है 23 में इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 6.1% रहेगा। तो ये थोड़ा सा इंक्रीज किया है बाई 0.2%, इन्होंने जो है इसको इंक्रीज कर दिया, तो 5.9 से 6.2% हो गया, 6.1% हो गया है। And this is reflecting the momentum from stronger than expected growth। अब इससे ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो है stronger से expected ग्रोथ, मतलब लग रहा है कि ठीक है, मतलब अच्छा खासा जो ग्रोथ है इनका यहाँ पे, यानी कि इंडिया का होने का यहाँ पर लग रहा है। द ग्रोथ प्रेडिक्शन जो है यहाँ पर वो आरबीआई की जो प्रोजेक्शन है उससे तो कम है, एंड आरबीआई ने कितना कहा है 6.5%। ये 6.1% तक फिलहाल आए तो हैं, लेकिन फिर भी आरबीआई का भी 6.5% जो है वो उन्होंने आरबीआई ने जो है वो फिलहाल प्रेडिक्ट किए हुए हैं। आईएमएफ के बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो आईएमएफ जो है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की। एंड आईएमएफ है क्या? आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इसको फॉर्म किया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के अंतर्गत, एंड 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने जो है इसको मिल करके जो है इनको सेटअप किया था। ठीक है, आईएमएफ ऑपरेशनल कब हुआ? 1945 में, विथ 29 मेंबर कंट्रीज दैट अग्री टू बाउंड टू दिस ट्रीटी। अब यहाँ पे पहले 45 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन इसमें से 29 ही मेंबर्स थे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन करी थी, एंड ये 1945 में ऑपरेशनलाइज हो गया था, ये काम करने लगा था। हालांकि कि इसका जो फिनेंशियल ऑपरेशंस है वो 1947 से स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑब्वियस सी बात है, मनी इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, एंड अभी जो है 189 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। ओके, अब हम इसके बारे में जो है जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या इसके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बेटर करना, उसको इम्प्रूव करना, प्रमोट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना, मिनिमम रहे, बहुत ज़्यादा नहीं रहे, सो दैट जो भी एक्सचेंज करा रहे हैं उनको ज़्यादा लॉस नहीं हो। जब भी आप डॉलर एंड रुपी जो है एक्सचेंज कराते हैं तो हमको बहुत लॉस होता है, तो वही एक्सचेंज रेट की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। टू फैसिलिटेट अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल trade. Apart from that, to promote high employment through economic assistance and the sustainable economic growth. Sustainable economic growth हो, high employment through economic assistance is there, reduce poverty around the world. So these are the objectives of the IMF. Poverty कम करे, economic जो है कोऑपरेशन रहे, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड रहे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, जो ये एक्सचेंज की बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट जो है उसको मिनिमाइज करके रखें, स्टेबल करके रखें, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है वो सारी चीज़ें रहें।
फिर से आईएमएफ आ गया। आईएमएफ जो है वो इंडिया को बोल रहा है कि भैया आप जो ये राइस के ऊपर कर्ब किए हुए हो, राइस एक्सपोर्ट के ऊपर, उस चीज़ को हटाओ, नहीं तो इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो इंडियाज मूव टू रेस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ राइस कुड हेल्प exacerbate food price inflation and should be reversed. So this is what the IMF is saying कि भाई इसको जो है रिवर्स करने की हमको ज़रूरत है। ये जो हमने नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट होने से रोका है, उस चीज़ को इंडिया को मना कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग, अदरवाइज जो है वो फूड प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी से ये पता चलता है कि इंडिया की जो राइस है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो होल्ड करती है। ग्लोबल ग्रेन इन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल ग्रेन प्राइसेस जो हैं वो 10 to 15% इंक्रीज हो जाएंगी अगर हमने इसको नहीं, ये जो कर्ब है इसको हमने नहीं हटाया। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली ब्रोकन राइस जो है स्पेसिफिकली उसको एक्सपोर्ट करने से रोकने की बात करी है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जो है हम लोग कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट करते हैं। जब ब्रोकन राइस की बात आती है तो इसको स्पेसिफिकली इसको जो है स्पेसिफिकली किस बात के लिए मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हो जाते हैं। जैसे कि इसको एनिमल फीड के लिए, स्पेशली जो यंग एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, इनको फीड कराने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें बहुत ही न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं एंड लो फाइबर कंटेंट होता है। इसके अलावा इसको जो ब्रूइंग इंडस्ट्री है वो भी यूज़ करती है। जैसे कि इसको जो है कंबाइन कर दिया जाएगा बार्ले के साथ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एरेक, या फिर एनी सीड के साथ जो है इसको कंबाइन करके अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो बनाया जाता है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री इज दैट ओनली, ये बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ये एक वर्सटाइल इंग्रेडिएंट है जो कि एक रॉ मटेरियल के लिए एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे भी काम करती है फॉर द राइस फ्लोर, जो आटे का पाउडर नहीं होता है, सॉरी जो चावल का पाउडर के तौर पे जो है इसको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग डन। एंड इसके भी वाइड पर्सपेक्टिव है, इसको बेबी फूड के तरीके से, ब्रेकफास्ट सीरियल्स के तौर पर, राइस वाइन, राइस लिक्योर, लाइक सेक एंड दिस प्री पैकेज्ड एंड केन्ड फूड्स के तौर पे भी जो है इन सभी को सर्व किए, इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। राइट तो यहाँ पर जो है इसको बैन करने की वजह से दूसरे देश में लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। हमारा एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में बात हो रहा है ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल ह्यून इन राजस्थान। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, गिग वर्कर्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो है गिग वर्ड का इन्होंने बताया है इस आर्टिकल में, एक्चुअली एडिटोरियल में, कि गिग वर्ड जो है वो आया कहाँ से। ये जो गिग वर्ड है, इट ड्रॉज इट्स एटमोलॉजी ओरिजिन फ्रॉम द जैज म्यूजिशियंस डूइंग शॉर्ट टाइम बेस्ड परफॉर्मेंसेस। तो ये जो जैज म्यूजिशियंस होते थे वो शॉर्ट टर्म जो थे, शॉर्ट पीरियड के लिए जो है अपना परफॉर्मेंस दिया करते थे। तो वो जो शॉर्ट परफॉर्मेंस होता था उसको ये गिग्स बोलते थे, ठीक है। तो अब ये जो गिग्स एक्चुअली बोलने लगे, वही चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी के साथ एसोसिएट होते हैं इन ऑर्डर टू डू सर्टन काइंड ऑफ वर्क एंड ऑल, राइट। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर भी कंटिन्यू होगी एज अ गिग वर्कर, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही आप एसोसिएट हो रहे हैं, नॉट एज अ फुल टाइम एंड नॉट एज एन एम्प्लॉई ऑल्सो, राइट। सो द गिग इकोनॉमी इज in fact nothing more than minute contractualization of work where the employer escapes from all responsibility। अभी जो है एज अ गिग वर्कर आप किसी से एसोसिएट होते हो तो जो एम्प्लॉयर होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको आपको किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी देनी ही नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉई, आप एम्प्लॉय के तौर पे उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हो। इस वजह से तो कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की वो उन्हीं सारी चीज़ों से आज़ाद रहता है और उसका काम भी हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी वाला कोई काम भी नहीं करना है। तो उसके लिए दोनों ही हाथ में जो है वो लड्डू वाला काम रहता है। फॉर डिटर्मिनिंग द इमीडिएट टास्क एट हैंड एंड अरेंजिंग पेक्यूनियरी
पेमेंट फॉर इट। आप जो है थोड़ी देर के लिए एसोसिएट हो रहे हो, थोड़ा पैसा भी देना पड़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी वाला कोई इशू ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम भी हो रहा है एंड इधर से पैसे भी बच रहे हैं, तो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग। सो इस चीज़ की वजह से जो गिग इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है एंड वी डोंट हैव उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। बट है अभी जो है इन सारी चीज़ों का ये जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये जो गिग इकोनॉमी है वो अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि पीपल आर एक्चुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स इट। लोग जो है ना अब वो इस चीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से, राइट। अभी आप यहाँ पर देखो, राइट, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023 पास्ड इन द राजस्थान। इसको जो है राजस्थान में इस एक्ट को पास कर दिया गया है विच इज एक्चुअली प्लेइंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज हैपेंड एंड ये इंडिया में इकलौता एक ऐसा एक्ट है जो कि सामने अभी आया है, राइट। सो नाउ द गिग इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयर कार्टल्स, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई ही थी कि यहाँ पर जो है किसी तरीके को खास जो उनके ऊपर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको कोई खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर एस्केपिंग द ऑल द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। एंड यहाँ पर जो है ये वर्कर्स को एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं रादर देन द एम्प्लॉयज। सो ये सोशल सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो चला ही गया। कंपनीज जैसे कि ओला एंड ऊबर ये जो है ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं जिसमें कि ये कस्टमर्स को और ड्राइवर्स को कनेक्ट करती हैं, ठीक। एंड यहाँ पर जो है ये कमीशंस भी लेते हैं, लेकिन ये जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये इससे बचे हुए रहते हैं, राइट। फॉर द वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड द सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से जो है ये बचे रहते हैं ना। इस बिल के आने की वजह से दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप जो है कस्टमर, ठीक है, एंड ये जो ड्राइवर्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, दीज एप्स कौन से हो गए? ओला एंड ऊबर, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, कल जो मैं बार बार प्लेटफॉर्म बोल रही थी ना, तो दीज आर द प्लेटफॉर्म्स जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स को एंड ड्राइवर्स को। एंड यहाँ पर जो है ये कमीशन भी ले रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं हैंडल कर रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे हैं। तो ये जो एक्ट है उसी चीज़ को करने की बात करता है। अब गिग वर्कर्स की प्लाइट की अगर हम बात कर ले तो जो गिग वर्कर्स हैं दे लैक प्रोटेक्शन, ओके। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं दे बेसिकली लैक द प्रोटेक्शन दैन आर द मनी ऑफ द एम्प्लॉयर कार्टल। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दीज पीपल दे आर फेसिंग चैलेंजेस एट द वेरियस पॉइंट्स एंड ऑल। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने कल ही आपको बताई थी, जो एक्सीडेंटल चीज़ है उसको यहाँ पर कवर करने की बात हो रही है कि व्हाट इफ एक्सीडेंट हो जाए, और अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो इस केस में क्या किया जाएगा, what will happen, right? So because of that ये जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होती हैं इनको एक सपोर्ट जो है वो देने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। मैंने जैसा कि कहा कि ये जो गिग वर्कर्स हैं, राइट, तो इन लोगों के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है ये एक्ट यही काम करने की कोशिश कर रहा है। नाउ डिस्पाइट नीड फॉर स्टेट सपोर्ट द न्यू लिबरल स्टेट हैज शोन very little interest in providing creative solutions for the gig workers। तो ये काम जो states जो है वो किसी तरीके का ये काम करने को नहीं हो रही है कि भाई हम जो है कोई क्रिएटिव सोल्यूशन इनको प्रोवाइड करें सो दैट इनका जो प्रॉब्लम है, कोई इशू हो जाती है, राइट, सो दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। बट वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन ये जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि ये लोग इस चीज़ को लेकर के सामने आए हैं। तो ये जो वर्कर्स का डिमांड था सोशल सिक्योरिटी राइट्स को लेकर के, गिग वेलफेयर लॉ बाय द गिग वर्कर्स वेलफेयर लॉ, तो ये पॉइंट जो है वो हुआ। तो दिस इज रियली वेरी ह्यूज ब्रेक थ्रू ओवर हियर। ड्रॉइंग फ्रॉम वर्कर्स स्ट्रगल्स फॉर ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे जो है
इंस्पिरेशन इन्होंने कहाँ से ली है? इंस्पिरेशन इन्होंने लिया हमाल पंचायत जो है महाराष्ट्र की, वहाँ से। यहाँ पर जो सैक कैरिंग वर्कर्स थे, दे फॉर्म्ड अ यूनियन एंड सिक्योर्ड द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स थ्रू दी दिस माथाडी बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो एक यूनियन सैक कैरिंग वर्कर्स जो थे, इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया एंड इस ग्रुप में ही इन्होंने सोचा कि चलो एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वाला जो है हम काम करते हैं। राइट नाउ ये इन्होंने ये काम कैसे किया, एक बोर्ड एस्टैब्लिश किए थे, माथाडी बोर्ड, उसको लेकर के। नाउ ट्राइपार्टाइट बोर्ड विथ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग जो पार्टिसिपेट करके रखे थे इस बोर्ड में, तो यूनियंस की तरफ से, ये जो यूनियंस थी उनकी तरफ से थी, एम्प्लॉयर्स की तरफ से एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी थे। तो यहाँ पे बार्गेनिंग होना एंड वहाँ पर जो है क्या किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हुई थी। तो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर के यहाँ पर इन्होंने राजस्थान गिग वर्कर्स के लिए जो है वो लॉ लेकर के आए हैं। राइट, अब इसकी जो आगे की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आगे की क्या इम्प्लीकेशन है। So the law sets a precedent for fair work and social security। वो एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया है गिग वर्कर्स के लिए, फेयर वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी एंड पोटेंशियली इंस्पायरिंग सिमिलर रेगुलेशंस ग्लोबली एज वेल। सो ग्लोबल लेवल पे भी ये चीज़ जो एक इंस्पिरेशन के तौर पर पे सामने आ सकती है। न्यू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेलफेयर बोर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि हम जो हैं, जो भी यहाँ पे फ्रीलांसिंग के तौर पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, वो किसी भी तरीके के ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले चीज़ में तो आ नहीं रहे हैं। राइट, सो they were lacking all these kind of things, all these social securities kind of thing and all, and जो भी responsibilities employees की तरफ से आते हैं, they were not given all that। right, तो यहाँ पर global level पे तो एक significance हो ही जाता है। इसके अलावा जो welfare boards हैं उसको फॉर्म करने की ज़रूरत है, ताकि इनकी जो स्पेसिफिक राइट्स है और जो भी स्कीम्स होती हैं इन वर्कर्स के लिए, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो सके। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी ग्रेट। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल हमारा जो है, दैट इज रिलेटेड टू द हिमाचल फ्लड्स। तो हिमाचल फ्लड्स अ मैन मेड डिजास्टर, एक मैन मेड डिजास्टर है हिमाचल फ्लड। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। यहाँ पे इस आर्टिकल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इन्होंने कवर किया है कि किस तरीके से पहले हिमाचल जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बना, एंड ये जो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बनने की वजह बने एंड लेकिन उस बनने में उन्होंने बहुत सारे जो एनवायरमेंटल चीज़ें थी उसको उन्होंने इग्नोर किया। राइट, इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट, वही चीज़ें जो है आज बैकफायर कर रही हैं। तो जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि क्या जो भी मैं स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या वो सही है। राइट, सो दैट इज व्हाट दे आर एक्चुअली मेंशनिंग ओवर हियर। यहाँ पर ये पॉइंट कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से फ्लड आ रहा है, तो जो डेथ टोल जो है वो 150 हो चुकी है अभी तक, एंड जो कितने 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो 150 जिंदगियां हम गंवा चुके हैं, एंड इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए जो है उसका भी हमको लॉस हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं इनकी बात कर रही हूँ, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड नहीं, यहाँ पे जो है हम हिमाचल की बात कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे ये जो क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लिखा है कि क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही इन फ्लड्स के पीछे का रीजन है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं, और कोई रीजन नहीं है क्या। तो IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज 6th रिपोर्ट जो है इनकी, इसमें एकदम क्लियरली मेंशन किया गया, इन्होंने किया था दैट द हिमालयाज एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया विल बी द हार्डेस्ट हिट बाय द क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने इस पॉइंट को एकदम क्लियरली लिख दिया था कि जो हिमाचल है और जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, वो बहुत ही हार्डली, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। IPCC में इन्होंने 6th रिपोर्ट जो थी इनकी, उसमें उन्होंने इस चीज़ को एकदम क्लियरली बताए थे। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि इन हिमालयाज एक जो स्पेसिफिक पैटर्न है वो देखा गया, नोटिसेबल पैटर्न, एंड वो क्या है, इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन अकरिंग इन दी शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम। इन्होंने क्या पैटर्न देखा है कि जो ऑल ऑफ अ सडन
बहुत ज़्यादा जो है एक बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज्ड प्रेसिपिटेशन, शॉर्ट पीरियड, छोटा ही टाइम में ढेर सारा जो है वो बारिश हो जाती है। दैट इज़ व्हाट दे हैव, ये जो चीज़ है ये भी पॉइंट आउट करा गया। IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो डेटा है वो यहाँ पर शो करती है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर नॉर्मल रेनफॉल जो होता है, नॉर्मल बारिश हो रही है, ठीक है, तो जब नॉर्मल बारिश हो रही है तो 720 mm से लेकर के 750 mm तक की जो है वो बारिश होती है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहां पर कि 888 mm से भी ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि 2010 में देखने के लिए मिला था, और 926.9 मिलीमीटर की जो भी बारिश देखी गई है 2018 में। तो ये ऑल ऑफ अ सडन जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो दिस इज इन शॉर्ट पीरियड अचानक ढेर सारी बारिश हो रही है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच हैज़ बीन नोटिस्ड इन दी हिमाचल, राइट। अभी यहाँ पर ये जो इस बार का जो प्रेसिपिटेशन देखा गया है, बारिश का जो सीन है, इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द साउथ वेस्ट मॉनसून विद दैट ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मैंने आपको ये न्यूज एनालिसिस में समझाई थी कि जो इंडिया है नॉर्दर्न पार्ट में, राइट, नॉर्दर्न इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे बहुत बारिश होने के पीछे जो रीजन आ रहा है दैट इज दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एंड इसके अलावा जो मॉनसून है, ठीक है, इसके अलावा ये जो मॉनसून है ये सभी जो है एक साथ हिट करे हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी बारिश हमको देखने के लिए मिला है। और जून का जो है यहाँ पर ये डेटा बता रहे हैं कि 511 mm जो है वो बारिश हुई है। तो एज ऑफ नाउ जो नॉर्मल देखा गया 720 mm से लेकर के 750 mm, तो यहाँ पर अभी क्या बता रहे हैं 511, सो दैट इज लेस, दो अभी भी जो फिलहाल कम ही है। शुड द डेवलपमेंट मॉडल बी रीवर्क्ड, ठीक है। अब डेवलपमेंट मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के अलावा अगर हम कोई बात करें तो कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, यानी हम ह्यूमंस का भी कुछ योगदान है इस तरीके की चीज़ होने में। जैसे कि ये डिज़ास्टर्स जिस तरीके से हो रहे हैं उस चीज़ में। अब जो स्टेट की डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो 1971 में ये स्टार्ट हो गया था, और उस टाइम जो इस मॉडल का नाम दिया गया था दैट वाज द डॉक्टर परमार मॉडल। एंड ये डॉक्टर परमार मॉडल जो है उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर YS परमार, उनके नाम पर जो है ये डॉक्टर परमार मॉडल जो है वो नाम रखा गया था। एंड यहाँ पे ये जो मॉडल है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही थी, ऑन एग्जाम्पलरी लैंड रिफॉर्म्स, रोबस्ट स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट इन सोशल वेलफेयर, एंड इसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन दी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, इसके अलावा जो है लैंड रिफॉर्म्स होना, उसके अलावा जो है स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट होना, सोशल वेलफेयर, इन द सोशल वेलफेयर। सो ऑल दीज थिंग्स वर दी मेन टारगेट्स, इस मॉडल के मेन टारगेट्स यही थे। These efforts resulted in हिमाचल प्रदेश रैंकिंग सेकंड। अब ये सारी चीज़ों की वजह से जो है सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कितनी रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई। 1980s तक आते आते हिमाचल प्रदेश में जो हर घर में बिजली पहुंच गई थी, इट हैज़ रीच्ड एवरी हाउस होल्ड। 1980s में हर जगह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी। इसके अलावा ये भी पॉइंट है कि कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, इवन इन दी रिमोट एरियाज, जो एकदम दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पर भी। एंड इन सभी को जो है हेल्थ केयर सेंटर से जोड़ा गया था, बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो बनाए गए थे, बहुत सारी एडवांसमेंट्स जो है वो एग्रीकल्चर में हमको देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा जो है एप्पल the shift to there was a shift towards the apple, and off season vegetable economies जो है वो सारी की सारी बहुत फ्लरिश कर रही थी। तो you can see कि जो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकली एंड सोशली बहुत ही अच्छे जो इम्पैक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे थे। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन अभी देखो 1971 1980s की आपने यहाँ पर देखी, 1991 में हम सभी को पता है कि जो BOP क्राइसिस हुई थी, तो उसके बाद IMF ने हमको कुछ
चेंजेस करने के लिए कहे थे, जिसमें कि लिबरलाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, राइट। तो लिबरलाइजेशन की जो डिमांड है वो करी गई वहां से, सो दैट वो हमको जो है बीओपी क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए जो है वो मदद करेंगे। एंड ऑब्वियसली वी डिड दैट, वी वर इन आर्डेंट नीड ऑफ मनी, तो हमको ज़रूरत थी, तो आईएमएफ ने हमारी हेल्प करी, लेकिन उससे पहले जो शर्त रखे तो हमको उसको पूरा करना ज़रूरी था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अब लिबरलाइजेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड डिमांडिंग स्ट्रिंजेंट फिस्कल रिफॉर्म्स एंड माउंटेन स्टेट्स बीइंग फोर्स्ड टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज फॉर फिस्कल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो है फिस्कल मैनेजमेंट, आपको खुद का जो मैनेजमेंट करना है फिनांस इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो माउंटेन स्टेट्स हैं, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश आती है, कि आपको अपने जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके ही, अपनी रिसोर्सेज का ही यूज करके आपको अपना खर्चा पानी देखना होगा, बिकॉज वी वर इन दैट स्टेट, राइट। सो जो अब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन की, जब अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात आ रही है, तो ये माउंटेनियस रीजन्स किस चीज़ को एक्सप्लॉयट करेंगे, तो ऑब्वियसली दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, टूरिज्म हो गया, सीमेंट प्रोडक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों की तरफ जो है एक ध्यान चला कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है आगे बढ़ सकते हैं, एंड वी वुड बी एबल टू मेक गुड मनी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड टू डू, आई मीन द हिमाचल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू दिस थिंग। अब इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही रैपिड तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो थे वो बनने लगे। अब ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, एंड उनकी जो इकोसिस्टम थी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसके अलावा जो रोड्स थे उसको वाइडन करने का काम होने लगा, उसको ब्रॉड करने लगे, 2 लेन्स को 4 लेन्स बनाने लगे, 1 लेन को 2 लेन्स बनाने लगे, तो इस टाइप के काम जो है वो होने लगे। इन सारी चीज़ों की वजह से जियोलॉजिकल and all these things they were doing without taking into consideration geological engineering assessments। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या इन सब के जो है इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, कहीं पे भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाया जाए। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन रही थी, जिसको अचानक बढ़ाने की वजह से जो है वो पूरी की पूरी बह गई, राइट, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। वहाँ पे जो लोग थे वो काम कर रहे, वो लोग भी बह गए, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे बह गए। सो ये जो काम वहाँ पे पहले ही जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो इस चीज़ को रेज कर रहे थे कि भाई आप क्यों बना रहे हो यहाँ पर, यू लेट मी नो किसका प्रोजेक्ट था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए तो किसका प्रोजेक्ट था एंड कहाँ पे था। ये लोग पहले से ही मना कर रहे थे कि वहाँ पे मत बनाओ, बट दैट वाज बीइंग डन, एंड उसका इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने के लिए मिला भी। एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट प्लांट्स ऑल्टरिंग लैंड यूज पैटर्न्स, एंड ये सीमेंट प्लांट्स की वजह से जो लैंड यूज पैटर्न्स थे वो चेंज होने लगे, एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी वो भी चेंज होने लगी। ट्रेडिशनल चीज़ों को ग्रो करने के बजाय जो लोग हैं वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो हमको एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चेंजेस देखने के लिए मिले। बिल्डिंग, अभी ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्या इसको बनाना गलत है? अभी जब मैंने आपको बोला तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्वेश्चन आना माइंड में बहुत ऑब्वियस था, राइट। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट कह रहे हैं। देखिए, जब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है, जब इसको बनाने की बात होती है हिल स्टेशंस पे, तो हम किस तरीके से उनकी कैपेसिटी जो है वो चेक करते हैं। हम कैपेसिटी चेक करते हैं इन दी टर्म्स ऑफ मेगावाट्स, कितने मेगावाट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू, राइट। उसी के बेसिस पे जो है हम उस हिसाब से उतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के पीछे जो सबसे बड़ा मेन रीजन होता है, जो कि बहुत डेवास्टेटिंग होता है, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स इन द रीजन, एंड इट इज द अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अनकंट्रोल्ड एकदम होता है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है, इनका काम होना, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमको देखने में। अब क्या चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं। जैसे कि the technology employed known as the run of the river dam diverts water through the tunnels.
टनल्स के थ्रू जो है वो वाटर को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, वाटर को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, एंड ये टनल्स जो है वो माउंटेन्स में बना रहे हैं, राइट। And the excavated material is often disposed along the river beds. अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वाटर है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है टनल्स के थ्रू, और ये टनल्स माउंटेन्स में बन रहे हैं। अब ये माउंटेन्स को डग इन करके तो टनल्स बन रहे हैं, राइट। तो यहाँ से जो भी चीज़ें आती है वो रिवर बेड में ही इसको डंप कर दिया जा रहा है, वहीं पे जो है उसको डंप कर दे रहे हैं। अब क्या होता है कि जब डंप कर दिया, जब हेवी प्रेसिपिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, या फिर जब क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट भी मैं आपको समझाई थी क्या होता है। इन द क्लाउड बर्स्ट व्हाट हैपेंस कि ऑल ऑफ अ सडन जो है ढेर सारा बारिश होती है, अ लॉट ऑफ वाटर, ढेर सारा जो है वो बारिश, ऑल ऑफ अ सडन एकदम से जो पानी ऐसा लगता है जैसे बकेट, ढेर सा छोटा सा बादल है और उसमें जो है 4 बकेट वाला पानी एकदम से नीचे की तरफ अचानक से गिर गया, राइट। सो दैट हैपेंस। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त बारिश हो या फिर जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो ढेर सारा पानी रिवर में आ जाता है। जब अचानक से बहुत सारा पानी रिवर में आ रहा है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू डाइवर्ट, भाई ये तो है इस तरीके से जाएगा, एकदम से इस तरीके से जो है वो पानी जाएगी। नाउ व्हेन दिस थिंग विल हैपन देन डेफिनेटली यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने रिवर बेड में फेंक रखी थी वो सारी की सारी जो भी डम्प्ड मक थे, डम्प्ड मक क्या है, दीज एक्सकेवेटेड मटेरियल्स, ये सारे के सारे उन वाटर के साथ जो है वो आगे की तरफ, रिवर के पानी के साथ जो है वो आगे की तरफ बहते हुए चले जाएंगे। नाउ दिस डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज एविडेंट इन द रिवर्स। इस टाइप के डिस्ट्रक्टिव जो प्रोसेसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं पार्वती, ब्यास और सतलज रिवर में, एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, राइट। Moreover, long tunnels spanning 150 kilometers have been planned for commissioned on the Satluj River, causing significant harm to the entire ecosystem. अब ये यहाँ पे टनल्स, ये 150 किलोमीटर की टनल जो इन्होंने सतलज रिवर के इधर बनाने की बात करी। अब इस चीज़ की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बाद में उसी इकोसिस्टम को जो है सेटल डाउन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिवर्स को जो है उसी डायरेक्शन में बहाने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले डिस्ट्रॉय कर देना, फिर उसके बाद जो है फिर उसी चीज को सेटल डाउन करने की हम कोशिश करते हैं। तो डोंट यू सी कि ये जो एंथ्रोपोसीन जो कह रहे हैं अभी चल रहा है, नहीं लग रहा है सच में तो हो गया है, डोंट यू फील दैट। हाँ खैर, नाउ व्हाट अबाउट द टूरिज्म। अब टूरिज्म की क्या बात है, देखो जब टूरिज्म की बात आ रही है तो इन सारी चीज़ों की वजह से रोड एक्सपेंशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट गुड नंबर ऑफ पीपल कैन कम। तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है रोड को ट्रांसफॉर्म कर देती है, 2 लेन्स को 4 लेन्स बना दे रही है, 1 लेन को 2 लेन बना दे रही है, एंड इन सारी चीज़ों की वजह से जो है हमारा भी ये जो काफ़ी इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है ना। इन दिस थिंग व्हाट हैपन कि ये लोग they bypass the essential geological studies and mountain engineering skills। यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी काम होने के चक्कर में, सुंदर काम होने के चक्कर में हमको जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो ना देखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि वो जो कॉशंस है, प्रिकॉशंस है, वो लेकर के काम ना करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग कर रहे हैं कि भाई काम हो जाए। वी डोंट थिंक ट्वाइस कि ये काम होने की वजह से क्या दिक्कतें एक्चुअली हो सकती हैं। Mountainous regions are not cut with vertical slits but are terraced, minimizing the damage to the environment। अब जो mountainous regions हैं उसको कट वर्टिकल स्लिट्स ना करने के बाद बजाय जो है टेरेस तरीके से, जो माउंटेन है उसको टेरेशियल तरीके से जो है, ये टेरेस के तरीके से जो है वो कट करके हमको बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 लेन प्रोजेक्ट्स जो कि मनाली एंड शिमला में बने हैं माउंटेन्स को कट करके, तो यहाँ पर इसको वर्टिकली कट कर दिया गया है, वर्टिकली इसको जो है वर्टिकली कट कर दिए गए हैं माउंटेन्स को। हमको कैसे बनाना चाहिए, इस तरीके से राउंड राउंड करके, ठीक है। जो माउंटेन्स होती हैं उसमें इसी तरीके से माउंटेन जो है इसको राउंड गोल गोल घूमते घूमते जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। रादर दैन डूइंग दैट हम जो है उसको कट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल कट कर रहे हैं, लीडिंग टू मैसिव लैंडस्लाइड्स एंड द डैमेज टू द एग्जिस्टिंग रोड्स। अब ये जो है
ढेर सारी पहाड़ियाँ साथ में जुड़ी हुई हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्टिकली इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। अब वर्टिकली इस तरीके से कट करने की वजह से क्या हो जा रहा है, माउंटेन्स रीजन्स इस तरीके से हैं, ठीक है, तो हम वर्टिकली कट कर दे रहे हैं। वर्टिकली कट करने की वजह से क्या हो जा रहा है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, ऑल ऑफ अ सडन जो है वो लैंडस्लाइड कभी भी देखने को हमको मिल रही है, एंड जो रोड बना रहे हैं वो भी डैमेज हो रहा है, इकोसिस्टम जो है वो भी खराब हो जा रही है, एनवायरमेंट भी हमारा डैमेज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जा रही हैं एक साथ में। तो ये जल्दी करने की बजाय थोड़ा थम के ही करी जाए, लेकिन कम से कम ढंग से करी जाए। सो दैट इज व्हाट इज नॉट बीइंग डन ओवर हियर, राइट, राइट। अब ये जो एक बार डैमेज हो जाती है रोड्स, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में पैसे लगना, टाइम लगना, वो एक अलग ही टेंशन हो जाता है ना। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रोड एक्सपेंशंस आर एविडेंट ड्यूरिंग द नॉर्मल रेनफॉल। अब जो इवन जो नॉर्मल बारिश हो रही है उसमें भी क्या होता है, इस टाइप से लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा जो भयानक डिस्ट्रक्शंस भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। अगर ऑल ऑफ अ सडन जो है बारिश, हैवी रेनफॉल हो जाए, फ्लड आ जाए, तब तो हो गया, तब तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ओके, सीमेंट प्लांट्स की जो है बात हुई थी कि वो किस तरीके से हार्म करता है। सीमेंट प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल लैंडस्केप जो होती है उस चीज़ को ये हटा देती है, क्योंकि हम सीमेंट, नाउ रिमूवल ऑफ द वेजिटेशन लीड्स टू रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लैंड टू एब्जॉर्ब द वाटर। अब सीमेंट जो है वो, सीमेंट का अगर हम काम कर रहे हैं, सीमेंट का प्लांट बैठाए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे भी आप सीमेंटिंग कर देते हो तो देयर यू कैन नॉट हैव द नेचुरल वेजिटेशन, द प्लांट्स एंड ऑल दैट वोंट बी ग्रोइंग ओवर देयर, राइट। सो वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर नहीं होंगी, एंड जो कैपेसिटी होती है लैंड की इन ऑर्डर टू absorb water, that will also not happen, right। नाउ क्रॉप पैटर्न की चेंज की वजह से क्या चीज़ हो रहा है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स और जो प्रोडक्शन हो रही है उन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब जो भी ये जो कैश क्रॉप्स को ग्रो करने की यहाँ पर काम करते हैं फार्मर्स, अब वो जो कैश क्रॉप्स होते हैं बहुत जल्दी पेरिशेबल, मतलब पेरिश हो जाते, खराब भी हो जाते हैं, तो उनको जो है टाइमली पहुंचाना भी होगा। तो टाइमली वो पहुंच भी जाए तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए इन क्रॉप्स को शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही पहुंचाने के लिए, ओइंग टू देयर पेरिशेबल नेचर। अब यहाँ पर क्या पॉइंट देखने को हमको मिल रहा है कि अगर इस तरीके की जो चीज है, ठीक है, होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्शन हमको रोड्स उसी हिसाब से चाहिए, तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं कि नहीं, कनेक्टेड हैं, राइट। अब मॉडर्न एक्सकेवेटर्स आर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन बट विदाउट क्रिएटिंग प्रॉपर ड्रेन्स और डेजिग्नेटेड एरियाज फॉर डंपिंग दी मक। अब यहाँ पे भी जो है हमको चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वही चीज़ हो रही है, पहाड़ियों के जो चीज़ें हैं एक्सकेवेट, जो कटिंग हो रही है वो कट करके कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, कहाँ उसको लेकर के फेंक रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से कि हम अगर उन चीज़ों को, जो भी माउंटेन्स को कट करके जो भी रॉक्स हैं, जो भी डेब्रिस निकल रहे हैं, उसको कहीं पे भी डंप कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन ढेर सारी बारिश आएगी, एंड ऑल दोज विल टेक इट अवे, वो सारे वो जो वाटर हैं वो सभी चीज़ें उसको लेकर के जाएंगे, एंड दे विल क्रिएट दे विल डू ह्यूज डैमेज टू द इकोसिस्टम एंड डिपॉजिटिंग इट into the river ecosystems, and all these things are going to do major damage to the surroundings, the environment. As a result, even during the normal rainfall, rivulets and rivers experience rapid swelling. अब क्या है कि उतने सारे कचड़े हैं, और उसी में जो है वो पानी अच्छा खासा जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो लेवल पानी उतनी ना होने के बाद भी जो है वो रिवर्स की लेवल इंक्रीज हो जा रही है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू दी डैमेज ऑफ दी, लीडिंग टू दी दिस थिंग फ्लड, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, व्हाट इज द वे आउट, सारा प्रॉब्लम तो गिना दिए भैया, क्या है।
अब यहाँ पर बात कर रहा है कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसको इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत है, जो कि इन सारी चीज़ों में दे विल बी लुकिंग इनटू कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि लोग हो गए ऑन बोर्ड, एंड उसके अलावा और भी जो लोग हैं, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्कर्स होते हैं, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क बने हैं वो फेलियर्स हुए हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हमने जो भी स्टेप लिया वो क्यों गलत हुए, राइट। उन सारी चीज़ों को स्टडी करके हमको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि हम आगे क्या करें जिसकी वजह से जो है ये अभी तक जितने भी इम्पैक्ट हुए हैं उसको हम मिटिगेट कर सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम आगे जो है वो सही ढंग से बढ़ भी सके। सो अ न्यू आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज ओवर देयर एसेट्स। द लॉसेस फेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ culverts, village drains, small bridges, schools, social infrastructure must be compensated। हम जो फ्लड में इतनी सारी चीज़ें खो जाते हैं, खो देते हैं, इन सभी को हमको क्या करने की ज़रूरत है, कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, एंड इट कैन बी डन इफ द एसेट्स आर insured and the custodians are the local communities। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। द सेम थिंग इज देयर। सो दिस इज इट फॉर आवर न्यूज़ एनालिसिस। आज के न्यूज़ एनालिसिस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे। आई सीरियसली होप दैट यू लाइक्ड इट। डू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको पसंद आया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।